हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों का चल रहा है चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस का फेडरलिज्म। और इसमें हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ओके, तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अब ये जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसमें छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, तो ये आपका 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को हिट करिए, उसे दबाइए, ओके, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। We noted above that federal governments have two or more tiers of governments। अब ये हमने पहले नोटिस कर लिया है, ये हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये हमें पता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें 2 या उससे अधिक टीयर्स या लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट इन अवर कंट्री। अब हमने 2 लेवल्स की बात कर चुके हैं, हमारे देश की हम बात करते हैं तो हम 2 लेवल्स की बात कर चुके हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टीयर्स। अब हमारा देश बहुत बड़ा है ना, हमारा देश बहुत बड़ा है, तो इतने बड़े देश को, अब हमारे देश को चलाने के लिए 2 लेवल की गवर्नमेंट से काम नहीं चल सकता। स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्जर एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। अब हमारे यहाँ के स्टेट्स जो हैं यूरोप की पूरी कंट्रीज से बड़े हैं, है ना। हमारे यहाँ के जो स्टेट्स हैं यूरोप की इंडिपेंडेंट कंट्रीज से बड़े हैं इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जो यूपी है, उस हमारे यूपी में उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पॉपुलेशन बिगर देन रशिया से ज़्यादा है। महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज बिग एज जर्मनी। अब जो महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो कितने है, आपकी जर्मनी से भी ज़्यादा है। मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इनिशियली वेरी डाइवर्स। अब जो हमारे यहाँ के स्टेट्स हैं वो बहुत डाइवर्स हैं, अंदर से उनके अंदर बहुत विविधताएं हैं। देयर इज थर्स अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स। अब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे स्टेट्स के अंदर, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी विविधता है, इसलिए किस चीज़ की ज़रूरत है, पावर शेयर करने की ज़रूरत है स्टेट्स के अंदर भी। ओके, फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो फेडरल पावर है हमारे देश में क्या करा गया, एक और गवर्नमेंट की ज़रूरत महसूस करी जा रही है जो किससे नीचे हो, आपकी स्टेट गवर्नमेंट से नीचे हो। दिस इज द रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब ये चीज़ ज़रूरत क्या है, ये ज़रूरी बना देती है, किस चीज़ को ज़रूरी बना देती है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को ज़रूरी बनाती है। थर्स रिजल्टेड अ थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, एक थर्ड लेवल का गवर्नमेंट बनाई गई जिसको क्या बोला गया है, लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है। ओके, अब लोकल गवर्नमेंट क्या होती है इसको हम समझते हैं, इसको एक प्रॉपर एक नाम मिला हुआ है हमारा। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब लोकल गवर्नमेंट को जो पावर मिलती है उसको क्या नाम दिया गया है, इसको हमें ध्यान रखना है। जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर किसको दी जाती है, लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, तो इस प्रोसेस को आपका क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। ओके, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया जाए, है ना, तो इसके लिए कोई चीज़ तो होनी चाहिए, कोई एक आइडिया होना चाहिए कि या फिर कुछ एडवांटेजेस होने चाहिए। तो ये आइडिया था, इसके पीछे क्या कारण था, इसके पीछे सबसे पहला कारण क्या था, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। अब लोकल लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, अगर लोकल लेवल पे ही उनको सॉल्व कर दिया जाए, लोकल एरियाज में उन्हें सॉल्व कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है, प्रॉब्लम ही नहीं है, जल्दी से काम हो सकता है आपका। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटीज़। अब जो लोग होते हैं उन्हें अच्छे से पता होता है कि उनके यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडिया ऑन वेयर टू स्पेंड मनी। अब उन्हें अच्छे से पता होता है कि कहाँ पे पैसा लगाया जाए, एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली।
अब जो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे किया जाए, लोकल लोगों को अच्छे से पता होता है, ताकि वो एफिशिएंटली काम करें, पूरी तरीके से काम करें, है ना। Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. अब इससे एक चीज़ और क्या होता है, जो लोकल लेवल पे ये पॉसिबल हो पाता है कि जो लोग हैं वो पार्टिसिपेशन कर सकें डिसीजन मेकिंग में। अब उन्हें, अब एक चीज़ अच्छे से होती है कि अगर जैसे आपने देखा होगा कोई गांव है, तो गांव में सब बैठ के जो पंचायत होती है, पंचायत में सब मिल बांट के आपका काम करते हैं या फिर कोई डिसीजन लेते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करने की आदत पड़ती है। दिस हेल्प इन कल्केट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। अब इससे क्या होता है, आदत पड़ती है लोगों के अंदर, किस चीज़ की आदत पड़ती है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की आदत पड़ती है, तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से पार्टिसिपेशन करने की आदत पड़ती है। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसके लिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, जिसको आपका क्या बोला गया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला गया है। अब जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो वहाँ की ही चीज़ें सारी की सारी कर देती है। अब लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या आता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो लोकल गवर्नमेंट क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा, और इसके साथ साथ इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन या लोकल गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बात हुई है। क्लियर। चलिए अब थोड़ा आगे और देखते हैं। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकोगनाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत तो थी, है ना, तो उसको रिकोगनाइज कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बता दिया गया, बना दिया गया। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। काफ़ी बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे गए डिसेंट्रलाइजेशन को कहाँ पर, विलेज और टाउन्स में लागू करने के लिए, इस लेवल पे लागू करने के लिए। पंचायत इन villages and municipalities in urban areas were set up in all the states। अब हर स्टेट में, हर जगह पे, गांव में आपका पंचायतें, और अर्बन एरियाज में आपकी क्या बनाई गई, म्यूनसिपालिटीज बनाई गई। बट अब इसमें एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम हमें ध्यान रखनी है, क्या प्रॉब्लम थी, बट these were directly under the control of the state government। अब इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो पंचायत थी और जो आपकी म्यूनसिपालिटीज थी, ये किसके कंट्रोल में थी, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी। अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जो लोकल गवर्नमेंट के, जो आपकी पंचायत और म्यूनसिपालिटी के जो चुनाव होने चाहिए थे, वो रेगुलरली नहीं हो रहे थे। ठीक है, पहली प्रॉब्लम तो यही हो गई आपकी। दूसरा क्या है, लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। अब जो लोकल गवर्नमेंट थी उसके ऊपर किसका कंट्रोल था, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल था। तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट के पास ना कोई पावर थी और ना ही कोई रिसोर्स थे, वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट थी। ठीक है, तो ये भी अपने आप में प्रॉब्लम थी। थर्ड, देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। अब जो डिसेंट्रलाइजेशन लागू करने के लिए चीज़ करी गई थी वो तो बिल्कुल हुई नहीं, उसका तो जो इफेक्ट था वो बहुत छोटे स्तर पे हुआ, क्योंकि जो सोचा था या जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा था। तो अब इससे तो प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या निकला। ठीक है, अ मेजर स्टेप्स टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992। अब 1992 में एक बहुत अच्छा मेजर स्टेप उठाया गया डिसेंट्रलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द ट्रीटी ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आपका क्या करा गया, अमेंडमेंट किया गया, चेंजेस करे गए, कुछ नई चीज़ लाई गई जिससे क्या पावरफुल हो सके, जो थर्ड लेवल है हमारा वो डेमोक्रेसी का ज़्यादा पावरफुल हो सके और इफेक्टिव हो सके, वो असरदार हो सके। तो अब क्या क्या स्टेप्स उठाएगा ये हम देखते हैं। अब तो सबसे पहला स्टेप क्या उठाया गया, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज।
अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से ये चीज़ डाल दी गई, ये अच्छे से बता दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए कि जो इलेक्शंस हैं वो आपके रेगुलर होंगे, है ना। जो लोकल गवर्नमेंट के जो पहले नहीं हो रहे थे, अब ये बोल दिया गया कि हर हाल में वो रेगुलर होंगे, कानून बना दिया गया है उसका। ठीक है जी। दूसरा क्या करा गया, सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसी क्लासेस। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे सीट रिजर्व कर दी गई है आपकी इलेक्टेड बॉडीज के लिए और एग्जीक्यूटिव हेड्स के लिए, है ना। जो भी आपका इलेक्शन लड़ने के लिए और हेड्स जो चुने जाएंगे उनके लिए आपका क्या करा गया, सीट रिजर्व कर दी गई। किस किस के लिए सीट रिजर्व करी गई है, आपका शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इन सब के लिए आपका बिल्कुल वो कर दिया गया, सीट रिजर्व कर दी गई, ताकि जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी मौका मिले। नेक्स्ट वन, एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। अब जितनी भी पोजीशंस होती थी, है ना, उन पे 1/3, 1/3 किसके लिए रिजर्व किया गया, वुमेन्स के लिए रिजर्व किया गया। ये एमसीक्यू है आपका, ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं तब तक एमसीक्यू बनेगा नहीं। ओके। देन इसके बाद फोर्थ वन, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन सच स्टेट्स टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। अब एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया, उसका नाम क्या था, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब इसका काम क्या था, इसका काम था पंचायत और म्यूनसिपालिटीज के जो आपके चुनाव होते हैं उनको कराना। हर एक स्टेट में अलग अलग बना दिया गया। अब पंचायत और म्यूनसिपालिटी के जो चुनाव होने हैं उसको कराने का काम किसका था, स्टेट इलेक्शन कमीशन का था। ठीक है। अब लास्ट, सबसे लास्ट चीज क्या करी गई, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको बोल दिया गया कि वो अपनी कुछ पावर और कुछ रेवेन्यू किसके साथ शेयर करेगी, लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। ठीक है। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब इसका जो नेचर है वो हर जगह अलग अलग है, हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से इसको करा है। तो हमने पहले देखा था जो लोकल गवर्नमेंट थी उसके पास ना तो कोई पावर थी, ना ही उसके पास कोई रेवेन्यू जनरेट होता था, उसके पास पैसा था ही नहीं, वो पैसे के लिए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट थी। लेकिन अब ये लागू कर दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ पावर और अपना कुछ रेवेन्यू किसको देंगे, लोकल गवर्नमेंट को देंगे। ओके। तो आई होप आपको ये पूरा चीज समझ में आ गई होगी कि हमारे यहाँ पे क्यों लागू हुआ, किस लिए उसकी जरूरत थी, और लागू होने के बाद हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, देन इसके बाद उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाला गया। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा 10th के बच्चों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।